ओके सो अब मैं आपको कुछ स्पेक्ट्रम से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज बताऊंगा। ठीक है, तो एक चीज़ होती है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है एन की वैल्यू जब 1 है, ठीक है, जब आप एकदम सबसे बेस लेवल पे हो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ना -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो उसमें एन की वैल्यू जब 1 होती है दैट इज द ग्राउंड स्टेट फॉर दैट स्पीशीज। ओके, एक्साइटेड स्टेट क्या होती है? एनी स्टेट नॉट इक्वल ग्रेटर देन 1। ओके, तो अगर आप सेकंड स्टेट में, थर्ड स्टेट में, एन स्टेट में हो, इनफाइनाइट स्टेट में हो, दैट मीन्स यू आर इन एन एक्साइटेड स्टेट। एन इक्वल टू इन्फिनिटी अगर आप फॉर्मूले में डालोगे -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर करोगे, एन की वैल्यू अगर आपने इन्फिनिटी डाल दी तो ये जीरो हो जाएगा। तो इन्फिनिटी में हम कहते हैं वैल्यू जीरो होती है। ओके, और इससे एक और टर्म पता चलती है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी वो होती है कि आपके इलेक्ट्रॉन को एन इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी को एन इक्वल टू इन्फिनिटी तक ले जाना, उसमें जितनी एनर्जी चाहिए होगी दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी निकालते हैं। इन्फिनिटी पे एनर्जी कितनी है? जीरो। एन इक्वल टू 1 पे कितनी है? इतनी। तो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी आपकी? 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, एक होती है एक्साइटेशन एनर्जी। तो अगर आपको N1 से लेकर N2 तक ले जाना है तो जो एनर्जी चाहिए होगी वो हो जाएगी आपकी एक्साइटेशन एनर्जी, निकाल सकते हो आप। ठीक है, एक्साइटेशन एनर्जी फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इन्फिनिटी इज बाय डेफिनेशन आयनाइजेशन एनर्जी। इस तरह की तमाम छोटे छोटे डेफिनेशन हैं, ठीक है, जो आप समझ सकते हो बेस्ड ऑन कंटेक्स्ट। ठीक है तो ये तो भी कुछ बात। अब एक और जार्गन होती है, वो होता है आपका टाइप्स ऑफ सीरीज, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज, स्पेक्ट्रल लाइंस। तो अगर आपके पास, जैसे अब मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था कि आपकी जो लिमिट, जो स्पेक्ट्रल एमिशन होती है वो किससे गवर्न होती है? 1/λ इक्वल टू राइडबर्ग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। अब ये n1 है, n2 है, वो आप तुम निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू जो भी है। ठीक है, अगर अंदर बाहर आ रहा है तो जो मतलब जिस केस में पॉजिटिव आ रहा है वो चीज़, अब आप देख लो कि एमिशन हो रहा है या एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो आप देख सकते हो, बट ओवरऑल फॉर्मूला ऐसा रहता है। तो अगर हम इसमें जो पहले वाली टर्म है उसकी वैल्यू अगर अपन n इक्वल टू 1 फिक्स कर दें तो उसको कहा जाता है लाइमन सीरीज। ठीक है, और ये होती है अल्ट्रावायलेट रीजन में। मतलब आप अगर n इक्वल टू 1 डाल के किसी भी स्टेट में जाते हो 2, 3, 4 से लेकर इन्फिनिटी तक, आपको हर बार अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम मिलेगा। अब अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम क्या होता है? अल्ट्रावायलेट में स्पेशल तरह की लाइट रे होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी या जिसकी वेवलेंथ फिक्स होती है। ठीक है, इसके बारे में आप, ये पूरी तरह से थियोरेटिकल चीज़ है, ये रटने वाली चीज़ें हैं जिनका कोई यूज़ नहीं होता है इस एज सच, तो आप देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप अगर बात करें अगर तो n इक्वल टू 2 जो है उसको कहते हैं बाल्मर सीरीज, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि विजिबल होता है। ठीक है, बाल्मर, BALMER, बाल्मर विजिबल होता है ये। ठीक है, n इक्वल टू 3 पे होता है पास्टन सीरीज। ठीक है, ये आप वैसे रटने की चीज़ें कोई मतलब नहीं इनका। पास्टन सीरीज ये इंफ्रारेड होता है। n इक्वल टू 5 पे आता है पी फंड, नहीं पास्टन ब्रैकेट आता है, फिर ब्रैकेट, और यहाँ पे शायद डबल क्या आता है जहाँ तक मुझे याद है, या टी लास्ट में डबल आते हैं। और n इक्वल टू 5 पे होता है आपका पी फंड। ठीक है, अब वो देख लेना है नाम क्या है, और स्पेलिंग वगैरह तुम देख सकते हैं, एनसीईआरटी में देख रखी है, बट मोस्टली लाइमन, बाल्मर, पास्टन ब्रैकेट, प्री फंड। और यहाँ पे सब इंफ्रारेड होता है। ठीक है, ये सारी इंफ्रारेड है। विजिबल रीजन में केवल बाल्मर होती है, तो कभी बोला जाए कि विजिबल स्पेक्ट्रम है तो आप ऐसा सोच सकते हो कि n इक्वल टू 2 है। और ये कब है? जब आपका स्पीशीज हाइड्रोजन है। तो z की वैल्यू जैसे ही 2 कर दी तो आपको फिर क्या है कि यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा n को। तो यहाँ पे फिर n इक्वल टू 4 के केस में आपको विजिबल स्पेक्ट्रम दिखेगा फॉर हीलियम एटम। ठीक है, क्यों? क्योंकि n इक्वल टू 2 के केस में हमें दिख रहा था जब z 1 है। अब z 2 कर दिया तो अगर हमें सेम लैम्डा लाना है तो ऊपर अगर 4 का मल्टीपल होता है, नीचे भी 4 का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। 4 का मल्टीप्लिकेशन नीचे कब होगा? जब आपकी n की वैल्यू 4 टाइम्स, n की वैल्यू भी 2 टाइम्स हो जाएगी क्योंकि स्क्वायरिंग हो रही है। ठीक है, अब अगर z इक्वल टू 3 होता, लिथियम होता, तो यहाँ पे अपन 6 करते। तो ये सब चीज़ें छोटी मोटी आप देख सकते हो। ठीक है, याद करने की चीज़ें कोई इंपॉर्टेंट नहीं थी, बस मुझे लगा बतानी चाहिए तो बता दिया। हाँ, अब वापस से मैं कहूँगा स्पेक्ट्रल एमिशन पे भी बहुत अच्छा कंटेंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये सब थ्योरी अच्छे से बता रखी है, कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं जो कभी कभी काम आ जाते हैं, उनको प्लीज़ पढ़ो। ठीक है, अब मैं सारे फैक्ट्स यहाँ पे बता के आपको बोलने लग जाऊँ कि यार ये फैक्ट्स हैं, उसका कोई यूज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो उसमें टाइम बढ़ जाएगा फालतू में कोर्स का, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, और दूसरा मोर इंपॉर्टेंटली कि एनसीईआरटी आप कभी खोल के देखोगे नहीं। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वीडियो अभी पॉज करो और ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी से पढ़ लो, क्योंकि कोर्स के साथ साथ आप 2-2, 3-3 पेज पढ़ लोगे। कोर्स होने के बाद 300 पेज की एनसीईआरटी पढ़ना मुश्किल होता है, बट साथ में 2-3 पेज हो जाते हैं। ओके, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा वीडियो पॉज करो, इस सेक्शन के एनसीईआरटी पे जाओ और पढ़ लो, स्पेशली केमिस्ट्री में। मैंने फिजिक्स और मैथ्स में इतना ज़्यादा नहीं बोला क्योंकि उसमें इसकी ज़रूरत नहीं होती है। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में। ठीक है, तो साइंटिस्ट लोगों ने उससे पहले कुछ प्रीलिमिनरीज, ठीक है, तो एक साइंटिस्ट था
उसने, उसका नाम था डी ब्रॉगली, तो उसने ये बोला, उसको डी ब्रॉय बोला जाता है, उसकी स्पेलिंग होती है डी ई ब्रॉगली, लेकिन उसको प्रोनाउंस करते हैं डी ब्रॉय। ओके, फ्रेंच साइंटिस्ट थे ये। इन्होंने बोला कि यार अगर अपन लाइट को मान रहे हैं कि लाइट वेव और पार्टिकल दोनों हैं, तो अपन एक काम करते हैं ना, अपन पार्टिकल्स को भी मान लेते हैं कि इनका भी वेव नेचर है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास अगर कोई पार्टिकल है, ठीक है, तो उसकी वेवलेंथ हम बोलेंगे h बाय उसका मोमेंटम, मोमेंटम होता है m इंटू वी, तो h बाय एम वी हो गया उसका मोमेंटम। ठीक है, तो ये बोला डी ब्रॉगली ने कि लैम्डा इक्वल टू h बाय एम वी। तो अब तुम अगर एक आम आदमी, जैसे तुम मेरी बताओ, जैसे एक आम आदमी है, ठीक है, 6.62 6 -34 होता है h। जैसे मान लो एक आदमी, इसका वजन 100 किलो है और वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है। 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड मतलब बहुत तेज होती है, ठीक है, इतने पे लोग दौड़ते हैं यूजुअली। तो तुम कैलकुलेट करोगे तो ये तुम्हारी स्पीड आ जाएगी 6 × 10⁻⁻⁷ मीटर की तुम्हारी वेवलेंथ आएगी। ये बहुत छोटा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये सब जो वेवलेंथ शेवलेंथ है ना, ये रिलेवेंट नहीं होती है जब आपका एलिमेंट, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो बहुत बड़ा हो। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन्स की बात करो, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, -31 के ऑर्डर का। -31 से डिवाइड करोगे ना तो ये -3 -4 टाइप्स आ जाती है कई बार। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन स्लो चल रहा है तो और बड़ी। तो इसका ये मतलब है कि आपका पार्टिकल्स का भी वेव नेचर होता है। ये डी ब्रॉय ने एक्सपेरिमेंटली बताया, और इसका एक एक्सपेरिमेंट किया गया, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट है वो, उसमें ये प्रूव हो गया कि डी ब्रॉय ये जो चीज़ है सच में सत्य है, और इलेक्ट्रॉन सच में ऑसिलेट करते हैं विद सर्टेन वेवलेंथ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी होती हैं। ओके, तो ये बस मुझे बताना था। ये एक इन्फॉर्मेशन। तो इस पर कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रॉन है, उसका मास इतना है, उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है, तो क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तो उससे आप मोमेंटम निकाल लो, 12 mv² होता है तो v निकल जाएगा, v × m कर दो तो मोमेंटम आ जाएगा, फिर h बाय mv कर दो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। अब इस पर न्यूमेरिकल में क्या ही बताऊँ, बता जाए करके तुम्हें। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी, कई बार काम आती है। और एक होता है इसी के बेसिस पे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एक हाइजेनबर्ग साहब नाम करके आदमी थे, और ये बहुत जो मैं अब बोलूँगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वांटम थ्योरी की फाउंडेशन है एक तरह से आप कह सकते हो। बहुत अच्छी चीज़ है, इसके बारे में पूरी बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं, बड़े बड़े रिसर्च पेपर्स लिखे जाते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ वगैरह भी है यूट्यूब पे, कोई इंटरेस्टेड हो तो देख सकता है। बट अभी के लिए हम ये बोलेंगे कि तुम्हारे पास अगर एक पार्टिकल है, उसकी लोकेशन में अगर तुम्हारे पास एरर ΔX है, उसकी मोमेंटम में तुम्हारा ΔP है, तो हम बोलेंगे कि वो जो होता है h/4π से बड़ा होता है उनका मल्टीप्लिकेशन। अब देखो ये 4π है, 2π है कि क्या है, ये कहीं कहीं बुक्स में अलग होता है, किसी किसी बुक में 2π लिखा होता है, और सच बताओ ना तो 2π वाली चीज़ ज़्यादा सही है। ठीक है, लेकिन 4π आपकी एनसीईआरटी में यूज़ कर रखा है तो अपन 4π के हिसाब से ही चलेंगे। ठीक है, जेई के अंदर क्वेश्चन आएगा तो 4π यूज़ करेंगे, ज़्यादा सोचना मत। ठीक है, ΔX × ΔP ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। ओके, अब यहाँ पे एक दो चीज़ें देखनी है, लेकिन एक बार फिर भी तुम देख लेना कि तुम्हारे कोचिंग या जो करंट ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से क्या है। वीडियो तो मैंने अभी बना दी, अभी ये जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से, हो सकता है फ्यूचर में कुछ और हो जाए। तो आप एक बार प्लीज़ पूछ लीजिएगा आपके स्टूडेंट्स या आपके फ्रेंड्स क्या यूज़ करते हैं, या मैं तो यही कहूँगा कि एनसीईआरटी खोलो, उसमें जो वैल्यू दे रखी है वही यूज़ करनी है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इस कोर्स के लिए मान रहा हूँ कि h/4π सही है। ठीक है, अब सच में क्या सही है वो तो भगवान जाने, बट इस कोर्स में हम मानेंगे कि ये फॉर्मूला सही है। बाकी आप एनसीईआरटी का फॉलो कीजिए, जो आपको पढ़ाया जाता है वो फॉलो कीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर उसकी एरर, उसकी मेजरमेंट के अंदर -8 का एरर है, तो उसके मोमेंटम में कितना एरर होगा। तो क्या करोगे, यहाँ पे -8 डाल के सॉल्व कर लो, h की वैल्यू बता रखी है, पाई की वैल्यू पता है। ओके, तो ये बेसिकली ये बता रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और उसकी पोजीशन साथ में एक्यूरेटली नहीं बता सकते। क्यों, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की ΔX बहुत कम कर देते हो, यानी कि बहुत उसका एरर इन लोकेशन, यानी आपको पता है कि वो कहाँ पे है, वो अगर 0 हो जाता है ना, तो आप देखो ΔP की वैल्यू इन्फाइनाइट हो जाएगी। क्यों, 0 × समथिंग इक्वल टू समथिंग आ रहा है, यानी कि P की वैल्यू इन्फाइनाइट होनी पड़ेगी, तभी ये होगा। यानी कि जैसे ही आपने किसी इलेक्ट्रॉन को देख लिया, ढंग से किया, ये यहाँ पे लोकेटेड है, तो उसके मोमेंटम की आपको कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं रहेगी। इसका मतलब ये है कि उसकी स्पीड क्या आपको बिल्कुल नहीं पता, और अगर आपको उसकी स्पीड पता है तो आपको उसकी लोकेशन नहीं पता। तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है और यही बताता है। तो इसका मतलब पता है क्या है, अब जैसे अपन बोहर मॉडल की बात करते हैं, बोहर मॉडल में हम क्या कह रहे हैं कि आपको v भी पता है, r भी पता है, यानी कि आपको लोकेशन भी पता है, आपको स्पीड भी पता है। अब ये तो कह रहा है कि यार स्पीड और लोकेशन एक साथ तुम्हें पता ही नहीं हो सकती एक्यूरेसी के साथ, तो यानी कि बोहर मॉडल गलत है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और इसको टेस्ट भी किया गया है, इसको क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी की फंडामेंटल चीज़ों में से एक है। तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा बोहर मॉडल भी गलत है। ओके,
हाँ, अब हालांकि बोहर मॉडल सही किसके लिए, जब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो, उसमें कई सारे रिजल्ट्स आपके सही आ जाते हैं, हालांकि ये रूल तब भी वॉलिड होगा। बट बोहर मॉडल कब काम आता है, बोहर मॉडल से आपके एक तो क्वेश्चन निकलते हैं जेईई में बहुत सारे क्वेश्चन, और रेडियस निकालना है, स्पीड निकालना है, एनर्जी निकालना है, उस केस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। स्पेक्ट्रल लाइन्स का प्रेडिक्शन बहुत अच्छे से किया बोहर मॉडल ने, क्योंकि उस चीज़ के अंदर ये सब चीज़ें इनकॉर्पोरेट नहीं हो रही थी। अब हमने एक नया मॉडल सीखा, तो अब हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो भाई इन साहब ने बहुत सारे स्क्रॉडिंगर इक्वेशन है, पता नहीं क्या क्या आता है, ठीक है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। स्क्रॉडिंगर इक्वेशन लंबी सी इक्वेशन है, जो मैं यहाँ पे चाहूँ तो लिख सकता हूँ, मैं लिखूंगा तो तुम लोग का दिमाग खराब होगा, तो इसलिए मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी में से देख लो, ठीक है, क्योंकि उस बहाने तुम एनसीईआरटी खोलोगे, और एनसीईआरटी के अंदर वो एटलीस्ट एक थोड़े ऐसे फॉर्म में लिखी हुई है जिससे दिल को सुकून मिलता है। तो आप एनसीईआरटी खोल के प्लीज़ देखना, उसमें एक शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है वो चीज़। अब हम बात करते हैं स्क्रॉडिंगर इक्वेशन। बेसिकली इस चीज़ एक इलेक्ट्रॉन की इक्वेशन है, जैसे आप इक्वेशन लिखते हैं कि F = m है, तो वो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। वैसे ही स्क्रॉडिंगर इक्वेशन एक इलेक्ट्रॉन इन अ सर्टेन पोटेंशियल फील्ड का एक डिस्क्रिप्शन होता है। ओके, उसको सॉल्व करने से आपको पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, किधर है, ये वो। तो अब इस मॉडल से फ़र्क क्या पड़ा, हमने ये बोल दिया कि यार आप पूरी तरह से डिटर्मिनिस्टिकली नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे और कितनी स्पीड में, ये हमें पता चल गया। तो साइंटिस्ट लोग ने बोला कि चलो हम ऐसा नहीं कर सकते, हम एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी तो बता सकते हैं कि यार एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। तो अब सारा खेल प्रोबेबिलिटी का हो गया, ठीक है। साइंटिस्ट लोगों ने ये बोला कि तुम्हारे पास अगर कोई एटम है तो उस पर इस लोकेशन पे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इस लोकेशन पे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये निकाला गया, ठीक है। तो अब ये तो हुई एक बात, ठीक है। अब इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो समझने में, वो ऐसी चीज़ें हैं जो 11th-12th में किसी को समझ में नहीं आती है, ठीक है। अब यहाँ से अब मैं जो बोलने वाला हूँ उसका कलेक्शन क्या है वो तुम्हें कॉलेज लेवल पे समझना है, अभी नहीं समझना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस की, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड, ठीक है। तो उसमें पहली वाली जैसे अल्ट्रावायलेट रहती है, फिर विजिबल, उसके बाद इंफ्रारेड। उसके बाद हमने देखा कि हमने देखा कि क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ फाउंडेशंस, ठीक है। हमने डी ब्रॉय का वेवलेंथ की कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला देखा। फिर हमने देखा हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। फिर हमने देखा कि बोहर मॉडल में क्या क्या कमियां थी जिनकी वजह से वी हैड टू गो टू द न्यू मॉडल विच इज़ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ओके, तो और इसके अलावा मैंने कुछ टर्म्स भी डिफाइन किए, स्टार्टिंग में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है और क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं और इस मॉडल को सच में यूज़ कैसे किया जाता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट पे सोल्यूशन, टेस्ट सीरीज पे सोल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सोल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माई सोशल मीडिया एंड माई न्यूज लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।